चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं क्लास की। और बीकॉम सेकेंड ईयर में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई बुक कॉस्ट अकाउंटिंग से। स्टार्टिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक क्या है, यूनिट सिस्टम क्या है, क्या उसकी स्टडीज रहेंगी, पूरा डिटेल में बात करेंगे इस क्लास के अंदर। बुक्स कौन सी चाहिए, सबसे पहले उन सब के साथ शुरुआत करते हैं। बीकॉम पार्ट 2, एक बार बेसिक देख ही लेते हैं पूरा का पूरा। आपके पास सब्जेक्ट्स ABST, EAFM इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम के 3 सब्जेक्ट हैं। इन सभी सब्जेक्ट के दो दो पेपर्स होंगे आपके। का फर्स्ट पार्ट इनकम टैक्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। और जो अभी एग्जाम 2021 एग्जाम्स, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग में, 100 आउट ऑफ 100 वालों की लाइन है। अगले 5-7 दिन में मैं सारे रिजल्ट डिस्प्ले करूंगा, तो फिर आपको दिख भी जाएंगे मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नोटिस बोर्ड पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो पहला पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, थियोरेटिकल है। सेकंड पेपर FM बोलते हैं हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका पूरा नाम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन के मूल तत्व, वित्तीय FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आएगा कंपनी लॉ और एक आएगा मैनेजमेंट। कंपनी लॉ और मैनेजमेंट दोनों थियोरेटिकल एरिया। मैं अगर डिस्कस करूं इनके बारे में, तो टैक्स एंड कॉस्टिंग पूरा प्रैक्टिकल एरिया है। बुक चाहिए होगी RBD, कोशिश करिएगा नई बुक रखें। टैक्स की तो नई चाहिए ही चाहिए, कॉस्टिंग की भी नई रखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। ओल्ड हो तो वाली बात नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चाहिए हमें गरिमा पब्लिकेशन, जिसे MR अग्रवाल बोलते हैं। ये भी नई रखे तो अच्छी बात है, पुरानी रखो तो भी कोई इशू नहीं है, बट टैक्स में तो न्यू बुक ही चाहिए, पुरानी नहीं चलेगी। बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कंपनी लॉ और मैनेजमेंट, तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की। इनकी क्लासेस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन लेटेस्ट एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन है, स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, LCC जयपुर के नाम से, LCC जयपुर के नाम से। तो या फिर उसका लिंक भी हमारा स्टाफ आपको शेयर कर देगा, आप रिसेप्शन से डिमांड कर सकते हो या मेरे से डिमांड कर सकते हो। मेरा फोन नंबर मैं आपको अलग से देना चाहूंगा, 9983912345, 9983712345। ये ऊपर वाला नंबर कॉलिंग और व्हाट्सएप के लिए, शाम को 7 बजे बाद बात करेंगे, मेरे से डायरेक्ट बात होती है ना। व्हाट्सएप ऊपर भी ऊपर वाले नंबर पे करें, और कॉलिंग दोनों नंबर पे, कोई इशू नहीं, व्हाट्सएप फर्स्ट नंबर पे ऑनली। इन तीनों सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास प्लस इसके गैस पेपर्स आपके लिए अवेलेबल है। सॉरी, वेरी सुन अवेलेबल होंगे। आपको सपोर्ट देगा, मेरे व्हाट्सएप से आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपका, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहले इस बुक का उद्देश्य समझे, और समझे क्या ये बुक प्रैक्टिकली लाइफ में काम आएगी। जी हाँ। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक बुक बनाई गई है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंट्रोल करना, जी हाँ। जब हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। जब कॉस्ट कम आएगी तो उसमें प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस भी कमी आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर हम कॉस्ट को कम रखेंगे तो कॉस्ट कम होगी तो सेलिंग प्राइस भी कम होगी। सेलिंग प्राइस कम होगी तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, हमारे प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, हमारा मार्केट एरिया, हमारा सेल एरिया ज्यादा होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कॉस्ट कंट्रोल करने की बहुत टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं कि हम कॉस्ट कंट्रोल करें। अगर 2 प्रोडक्ट मार्केट से लेकर के आने हैं तो उनके लिए 2 बार राउंड लगाएंगे या सिंगल राउंड लगाएंगे? एक ही राउंड लगा करके अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बचाया जाएगा। मैं अगर क्लासरूम की बात करूं तो इस क्लासरूम में जितनी भी ट्यूबलाइट्स लगी हुई है सारी सीलिंग पर है, वॉल पे नहीं है, चेक करो। अगर यही ट्यूबलाइट्स वॉल पे लगी हो तो जितनी रोशनी चाहिए उससे कम रोशनी आपकी बुक्स पर आएंगी, क्योंकि हमें नीड किस पे है कि बच्चों की बुक्स एंड नोटबुक्स पे लाइट पड़े। तो अगर साइड में मैंने ट्यूबलाइट्स लगाई तो इनसे डबल ट्यूबलाइट्स मेरे को क्लास में लगानी पड़ेगी। ये मेरा कॉस्ट कंट्रोल की एक टेक्निक है। अगर मैं बात करूं माइक की, तो माइक भी कॉस्ट कंट्रोल का ही पार्ट है।
सर माइक तो महंगा पड़, उल्टा कॉस्ट कंट्रोल के लिए ज्यादा महंगा है। जी नहीं, ये माइक कॉस्ट कंट्रोल का पार्ट है, क्योंकि कॉस्ट अगर कंट्रोल करनी है मेरे को, मैं अगर माइक यूज नहीं लूंगा तो 3 घंटे 4 घंटे बाद मेरा गला जवाब दे जाएगा, तो उसके लिए मेरे को फिर अलग से कॉस्ट लगानी पड़ेगी अपने गले पर। तो गले की कॉस्ट बचाने के लिए मैंने माइक को यूज में ले रखा है, वेरी सिंपल। मैं क्योंकि यहाँ माइक पर अभी जब बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल पिच पे बात करता हूँ, मेरे को बहुत लाउड बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को लाउड बोलना पड़ेगा अगर मैं माइक यूज ना लूं तो। ये भी कॉस्ट कंट्रोल का ही पार्ट है। ऐसे बहुत सारे तरीकों से हम यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल करना है, किस तरह से वेस्टेज होने से बचाना है, वेस्टेज होने से बचाना है। मैंने क्या बोला, क्योंकि वेस्टेज होना भी हमारी कॉस्ट ही तो होती है। ज्यादा वेस्टेज ज्यादा नुकसान, ज्यादा नुकसान तो ज्यादा कॉस्ट, तो वेस्टेज होने से ही बचाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग कॉस्ट टेक्निक्स है। कॉस्ट कहाँ कहाँ लगती है ये देखना पड़ेगा, उसको कैसे सस्ते में निपटाना है ये देखना पड़ेगा। अब कॉस्ट कहाँ कहाँ लगती है, सबसे मेन 3 कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, इसके ऊपर हमारी बुक में 2 चैप्टर है। लेबर, लेबर जैसे वेजेस भी बोलते हैं, उसके ऊपर हमारी बुक में 2 चैप्टर्स हैं। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स यानी एक्सपेंसेस, उसके लिए भी हमारी बुक में 2 चैप्टर्स हैं। मटेरियल के ऊपर 2 चैप्टर, लेबर के ऊपर 2 चैप्टर, ओवरहेड्स के ऊपर 2 चैप्टर, है ना। ये चैप्टर क्या कहते हैं, किस तरह से मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करें, लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल करें और कैलकुलेट करें और सस्ते में निपटाएं। इस तरह से खर्चों को कंट्रोल करके सस्ते में निपटाना है। क्या ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा? जी हाँ। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे अलग अलग चैप्टर्स लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आज से कुछ साल बाद आप कहीं ना कहीं काम करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपके काम में आएगी, प्रोसेस कॉस्टिंग आपके काम में आएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग, माल एक प्रोसेस में गया, वहां से बन के निकला, दूसरे में गया, वहां से बन के निकला, तीसरे में गया और फिर फिनिश गुड्स बन गया। यहाँ एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस है। आपके पास जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है, वो क्या जमीन से वैसे ही निकलता है क्या जैसा आप पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में डालते हैं? जी नहीं, कई प्रोसेस से निकलता होगा। क्योंकि जमीन में से तो निकलता है काला गाढ़ा क्रूड ऑयल, जो कि मड की कीचड़ के जैसा होता है। उसको रिफाइनरीज में रिफाइन करके उससे लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपकी इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल्स, ये सब उसी से तो निकलते हैं। ऑयल, ग्रीसेस सारी आपके वहीं से निकलती, क्रूड ऑयल से। तो वहां प्रोसेस होते होंगे नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। तो उन सभी प्रोसेस में आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग काम आती है। और इवन आप कोई सा भी काम करें, अगर मैं कहूँ ये स्वेटर जो है, अगर ये स्वेटर बनाए तो ये भी कई प्रोसेस से निकल करके बनाए। स्टिचिंग अलग हुई थी, कटिंग पहले अलग हुई थी, स्टिचिंग अलग हुई, पैकिंग अलग हुई, लेबलिंग अलग हुई, उनकी कॉस्टिंग को कंट्रोल करना। अब आपसे मैं पूछता हूँ, आपको अगर 100 स्वेटर से 100 शर्ट्स स्टिच करनी है, तो आप एक शर्ट की कटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग और पैकिंग करोगे, फिर दूसरी की कटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग, पैकिंग, तीसरी कटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग, पैकिंग, चौथी की कटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग, पैकिंग करोगे, या चारों चारों की एक साथ कटिंग कर दोगे, चारों की स्टिचिंग करोगे, चारों की लेबलिंग करोगे, चारों की पैकिंग करोगे? फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? कॉस्टिंग यही कहती है सेकंड मेथड को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि सेकंड मेथड अपनाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी, तभी बन पाएगा माल तो, है ना। तो इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे इस पूरी बुक के अंदर। एक बार मैं चाहूंगा आप इस बुक का इंडेक्स खोलें, अगर बुक्स आपके पास है तो। जिनके पास बुक्स नहीं है प्लीज, जिनके पास बुक्स नहीं है एक काम करो सभी लोग बोर्ड पे, इस फोन नंबर पे सेकंड ईयर की स्टार रेटिंग मांग लो। स्टार रेटिंग सभी लोग मांग लीजिए, सेकंड ईयर इतना सा लिख दीजिए व्हाट्सएप पर इस नंबर पे। आपको रिसेप्शन से हाथों हाथ इस तीनों बुक्स के इंडेक्स आ जाएंगे, और इंडेक्स ही नहीं आएंगे, आएंगे कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है, किस चैप्टर में प्रैक्टिकल है, किस में थ्योरी, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब उस शीट में बताया जाएगा। तो आप ऊपर वाले फोन नंबर पे सेकंड ईयर स्टार रेटिंग की डिमांड करें, और आपके पास व्हाट्स अभी रिसेप्शन आपको पूरी की पूरी एक शीट बना करके सेंड कर देगा। डिमांड करिए प्लीज, सेकंड ईयर स्टार रेटिंग्स। मैं रिसेप्शन को बोल भी देता हूँ, फोकस करके कर देंगे अभी के अभी। स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आ रहे हैं, एक बार रिप्लाई दीजिए, मैंने क्लास में से भेजा। सेकंड ईयर स्टार रेटिंग लिख दीजिए बस ऊपर वाले नंबर पे। चलिए ठीक है, आने तो रिप्लाई वहां से आ जाएगा कि 5 मिनट का समय लगता है।
शॉर्टकट ही दे देता हूँ। सेकंड ईयर स्टार रेटिंग, सेकंड ब्रॉडकास्ट, सेकंड स्टार रेटिंग, सेकंड ईयर। फाइन, आइए प्लीज बोर्ड पे आइए, फोकस करें प्लीज, कोई क्लास रिकॉर्डिंग मोड में भी है, ध्यान रखिए। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स हो रही है, तो आपको ऑनलाइन मोड में मिल जाएगा। फाइन, अरे कंटिन्यू। या इंडेक्स खोल लीजिएगा अपनी बुक का। खुद के पास अगर बुक नहीं है तो पड़ोसी से शेयर कर लें, या मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप स्क्रीन ले सकते हैं इंडेक्स को। यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला मटेरियल के दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और 4 देखो मटेरियल के हैं क्या। चैप्टर नंबर 3 और 4 मटेरियल है, 5 और 6 लेबर, 7 और 8 ओवरहेड्स के चैप्टर हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? फाइन, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 फर्स्ट यूनिट में है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 फर्स्ट यूनिट में है, जिसमें 1 और 2 थ्योरेटिकल है, 3 और 4 प्रैक्टिकल है। 1 और 2 थ्योरेटिकल लिख दीजिए, उसके आगे टी, थ्योरेटिकल के आगे टी और प्रैक्टिकल के आगे पी लिख दीजिए ना। 1 और 2 थ्योरेटिकल और 3 और 4 प्रैक्टिकल। मैं कहना चाहूंगा चैप्टर नंबर 3 ट्रिपल स्टार रेटिंग है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 सिंगल स्टार, चैप्टर नंबर 4 सिंगल स्टार। चैप्टर नंबर 5 6 7 8 यूनिट नंबर 2 में आएंगे। चैप्टर नंबर 5 6 7 8 यूनिट नंबर 2 में आएंगे। इसमें अगर मैं कहना चाहूं तो चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट है। 8th पर आप लिख सकते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, 8th हम पढ़ेंगे ही नहीं, इतना बेकार है, मतलब वेस्टेज है। 8th के आगे आप लिख सकते हो नॉट इंपॉर्टेंट। डन। चैप्टर नंबर 9 यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग और चैप्टर नंबर 10 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूनिट नंबर 3 में आएंगे। 9 और 10 यूनिट नंबर 3। 11 और 12 जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है और प्रोसेस दिख रहा है, ये यूनिट नंबर 4 में है, ये यूनिट नंबर 4 में है। 13 और 14 यूनिट नंबर 5 में क्लासिफाई होंगे, यूनिट नंबर 5 में क्लासिफाई होंगे। डन। अब मैं बात करूं यूनिट नंबर 3 में कितने चैप्टर हैं, रिप्लाई दीजिए प्लीज। यूनिट नंबर 3 में कितने चैप्टर्स हैं? 2 ही तो है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, जागिए प्लीज। यूनिट नंबर 3 में कितने चैप्टर्स हैं? 4 में, 5 में। यूनिट नंबर 3 4 5 दोनों में, तीनों में दो दो चैप्टर्स हैं और तीनों से दो दो क्वेश्चन आएंगे। सारे चैप्टर प्रैक्टिकल हैं, सारे चैप्टर प्रैक्टिकल है और सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आना श्योर है। सर प्रैक्टिकल आएगा थ्योरी, कई बार प्रैक्टिकल चैप्टर से भी यूनिवर्सिटी थ्योरी बना करके दे देती है, तो आपको सारे ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। नीचे के 6 चैप्टर सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप पढ़ के गए प्रैक्टिकल एक चैप्टर और उसी से आ गई थ्योरी, तो सेलेक्टिव स्टडी अलाउ नहीं है, हम पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, करें स्टार्टिंग। चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत चैप्टर नंबर 3 से करेंगे, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। सर 1 और 2 क्यों नहीं पढ़ रहे? 1 और 2 थ्योरेटिकल है, वो लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग, अदरवाइज बोरिंग फील होगा। चैप्टर नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, बुक्स की नीड नहीं है, बोर्ड पर समझना शुरू करेंगे, बुक्स फिलहाल बंद करके रख दीजिए। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। मैं बुक्स स्टार्ट, सॉरी फोकस करिए, मैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा हमारी बुक के 2 चैप्टर एफएम मैच करते हैं। एक तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, इसका नाम बुक में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के नाम से है, ईओक्यू वाला चैप्टर। दूसरा मैच करता है चैप्टर नंबर 13 मार्जिनल कॉस्टिंग, एफएम की बुक में इसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। यानी 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कॉस्टिंग में भी हैं और एफएम में भी हैं, दोनों जगह हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट है क्या? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये दोनों चैप्टर मार्क्स के नहीं, 40 मार्क्स के हैं, श्योरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कॉस्टिंग में भी और एफएम में भी।
ये चीज मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। कौन कौन से चैप्टर बोल रहा हूँ? चैप्टर नंबर 3 और 13, 3 और 13, 3 और 13, ऑस्टिन की बुक के 3 और 13, है ना? ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आज से कुछ दिन बाद, जब मार्केट के अंदर 7 ईयर शॉर्ट पेपर्स आ जाएंगे, तो वो शॉर्ट पेपर हम लोग खरीदेंगे, है ना? तो उस शॉर्ट पेपर के अंदर हमें सीन दिख जाता है कि ये चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करें शुरुआत? आइए कॉस्ट कंट्रोल की शुरुआत करते हैं। सुनिएगा, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक होता है ईओक्यू वाला पार्ट और एक स्टॉक लेवल्स वाला पार्ट। मैं पहले ईओक्यू वाला पार्ट शुरू कर रहा हूँ। ये चैप्टर एफएम की बुक में प्रैक्टिस वाइज इजी लगता है बच्चों को, कॉस्टिंग बुक में प्रैक्टिस वाइज थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉस्ट थोड़ा सा हार्ड बोलते हैं, तो लेवल हल्का सा कॉस्टिंग में अपर रहेगा। कोई इशू वाली बात नहीं है, जिन्होंने एफएम पढ़ी हो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए भी। मैं शुरू जीरो से शुरू कर रहा हूँ। करें स्टार्ट? यस, सुनिएगा, मटेरियल को खरीदते वक्त आपको कॉस्ट को करना है कंट्रोल। अगर मुझे साल भर में जितनी यूनिट्स खरीदनी है सबको एक साथ खरीद लूं तो कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। साल भर में जितनी यूनिट्स काम आने वाली है मटेरियल की, उसको अगर मैं एक ही शॉट में पूरी एक साथ बाय कर लूं तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। बताइए फायदे नुकसान हो सकते हैं, सोचिए जरा, हल्का सा दिमाग लगाइए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यस, मेरे हाथ में है ये इंक की डिब्बी। अभी तो मैं स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे काम करूं, व्हाइट बोर्ड भी हमारे पास, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे भी काम करूं तो इंक की डिब्बियां मेरी कंज्यूम होंगी। साल भर में ये इंक की डिब्बियां कुछ ना कुछ कंज्यूम होती होंगी, से 200 इंक की डिब्बियां मेरे यहाँ कंज्यूम होती है, यूज आती हैं। क्या मैं साल भर की 100, क्या कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान? दिमाग लगाइए, क्या फायदे क्या नुकसान, बेनिफिट लॉसेस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, सर बार बार जाके लाओगे, उसकी जगह एक बार में ले आओ, पेट्रोल की कॉस्ट बच जाएगी, टाइम बचेगा। और कोई फायदे बताते पहले, बेनिफिट्स। डिस्काउंट मिलेगा, आप सप्लायर से कह सकते हो भाई साहब 200 यूनिट्स खरीद रहा हूं, कुछ सस्ता लगाओ, और एक साथ लोट पे खरीदने पर वो हमें डिस्काउंट दे सकता है। और कोई फायदा? कोई फायदा नजर नहीं आ रहा? चलिए नुकसान बता दीजिए। इंक की डिब्बियां सूख सकती हैं, वेस्टेज हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, है ना? और कोई नुकसान? चोरी हो सकती है, शक की सुई स्टाफ पर जाएगी। जब स्कूल के चौक ही नहीं बचते थे सर, तो इंक की डिब्बियां कैसे बचेंगी, है ना? ये कहने के साथ जगह भी एक साथ आपको ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो छोटी इंक की डिब्बियां चलो जगह कमान लो कम लगती है, लेकिन अगर इंक की डिब्बी की जगह कोई प्रोडक्ट बड़ा हो तो उसके लिए स्पेस चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, स्पेस बहुत सारा चाहिए होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ, एक बार नोटबुक दीजिएगा, नोटबुक, ये हमारी जो नोटबुक है आपके पास, है ना? होगी शायद। ये जो नोटबुक है, ये नोटबुक का हम स्टॉक एक साथ बनवा लेते हैं, 10,000 कॉपीज, और 10,000 कॉपीज का स्टॉक मेरे घर पे रूम के अंदर पड़ा हुआ है, बड़े बड़े कट्टों में आता है पैक होकर के। अब वो कट्टे सब मान लीजिए साल भर हो गया, तो कट्टे की बाहर की जो बाउंड्री होती है, कट्टा होता है जो, वो खुद गल करके फट गया, फटते ही सारी कॉपियां बाहर। अब उनको संभालना मेरे लिए कितना मुश्किल है, चूहों, साथ और हवा से, और धीरे धीरे पेपर येलो पड़ जाएगा। ठीक है, वो संभालना मेरे लिए एक मुश्किल है, यानी उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी आती है। उसके लिए कुछ ना कुछ कि वहां चूहे ना आए, वहां पर पानी ना आए, मैंने कुछ ना कुछ मैनेज किया हुआ होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल किया है साहब। ठीक है, रखने की कॉस्ट, उन कट्टों ने जगह घेर रखी है, वो भी मेरे लिए कॉस्ट का पार्ट होती है। अरे जगह तो काम आ ही रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट मुझे लगानी पड़ेगी। और कोई नुकसान? ये कह रहे हैं कि कई बार प्रोडक्ट बहुत सारा हो तो हमें उन्हें गोडाउन वगैरह में रखना पड़ेगा, तो गोडाउन का किराया, और वॉचमैन अगर जो चौकीदार रखा है तो उसकी, और साथ में अगर वॉचमैन के साथ एक डॉगी पाल रखा है तो उसकी कॉस्ट भी लगने वाली है। ऐसा कुछ और कुछ? मैं एक कॉस्ट आपसे और सुनना चाहता हूँ जो अभी तक आप लोग नहीं बोल रहे हैं, प्लीज। लिक्विडिटी खत्म होगी, वेरी गुड, ये भी इन्होंने अच्छा बोला कि अगर हम साल भर का माल एक साथ खरीद लेंगे तो उसका पैसा आज देना पड़ेगा। सारा पैसा आज लग गया तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, हमारी जेब से पैसा खर्च हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 6-6 महीने का खरीदते तो 6 महीने के पैसे लगते हैं आज, बाकी 6 महीने के पैसे 6 महीने बाद लगेंगे, तो पैसा बाद में यूज होता, आज ही पैसा देना पड़ गया। मान लो 1-1 महीने का खरीदते हैं, तो जो 11वें महीने का पैसा हो तो 11वें महीने में देना था, आज ही देना पड़ जाएगा। लिक्विडिटी खत्म होगी नहीं होगी? बिल्कुल खत्म होगी। तो लिक्विडिटी खत्म होती है, एक नुकसान। और बताएं?
और बताए कोई? चलिए, आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं एक रिप्लाई देता हूं। इंटरेस्ट लॉस, जो पैसा मैं आज दे रहा हूं और 11 महीने बाद देता, 11 महीने तक वो पैसा मेरे बैंक में रहता, बैंक में रहता तो मुझे इंटरेस्ट देता। मैंने आज ही अपने सप्लायर को दे दिया तो सप्लायर अब उस पर इंटरेस्ट सप्लायर कमा रहा होगा, मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो चुका है, मेरे इंटरेस्ट का लॉस हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या हल्का सा? या मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लोन लेके खरीद रहा हूँ प्रोडक्ट, में क्या खरीद रहा हूँ, लोन लेके, तो एक तो मैं लोन लेता 11 महीने बाद और एक लोन ले लूं आज, तो मेरे को इंटरेस्ट चुकाना ज्यादा पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का भी नुकसान होगा। तो बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान है। तो हमें क्या करना है साहब, क्या साल भर का माल एक साथ खरीद लें? यस, नो, नो। तो फिर रोज रोज खरीद के लाए, ऐसा करूं मैं इंक की डिब्बी एक रोज रोज खरीद, एक डिब्बी जब ये खत्म हो जाएगी तो यहाँ से स्टाफ के किसी मेंबर को भेज करके स्टेशनरी की दुकान से एक और इंक की डिब्बी खरीद लें, ऐसा करें क्या? ये भी मना कर रहे हो? बच्चे मना कर रहे हैं पूरे साल भर की इंक की डिब्बी खरीदनी, रोज रोज एक एक इंक की डिब्बी नहीं खरीदनी। क्यों नहीं खरीदनी रोज रोज एक एक इंक की डिब्बी? उसमें तो फायदा होगा ना, उसमें नुकसान बढ़ेगा सर। एक तो एमआरपी ज्यादा लगाएगा सामने वाला, महंगी लगाएगा। इस इंक की डिब्बी पे अभी जो प्राइस लिखी हुई है वो मेरे को 35 रुपीज, मैं अभी जो खरीद करके लेता हूँ मैं लाता हूँ 27 रुपीज की, 27 रुपए की मेरे घर में पड़ती है ये एक्चुअल कॉस्ट। 27 रुपीज की एक इंक की डिब्बी मेरे आती है, लेकिन इंक की डिब्बी लाऊंगा तो मेरे को कितने की पड़ेगी? 35 की लगाएगा सामने वाला, फिर तो एमआरपी पे लगाएगा ना, फिर क्यों डिस्काउंट देगा मेरे को? एक नुकसान। और कोई नुकसान? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बार बार जाना पड़ेगा। शायद कभी कभी स्टाफ अवेलेबल नहीं हो तो मेरी क्लास रुक भी सकती है, वो भी नुकसान है। अच्छा, स्टाफ अवेलेबल है तो स्टाफ की जाने की लेबर कॉस्ट भी तो लगती है, वो स्टाफ कुछ और काम करता उतनी देर, इनकी डिब्बी हिला रहा है बार बार। अगर इनकी डिब्बी वाले की दुकान बंद मिली तो अटक सकते हैं, अटक सकते हैं। देयर आर सेवरल लॉसेस एंड बेनिफिट्स। और बेनिफिट ये होगा कि इनकी डिब्बी खरीदनी है, पैसा एक साथ नहीं जाएगा, हम धीरे धीरे पैसा देंगे, 35 रुपए। तो इस तरह से कई फायदे हैं, कई नुकसान। यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालना चाहेंगे कि मटेरियल जब खरीदते हैं, पूरा मटेरियल एक साथ सिंगल लोट में भी नहीं खरीदना, धीरे धीरे करके एक एक भी नहीं खरीदना, हमें एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जो कि बीच का जुगाड़ हो, जिसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम आए। मैं अगर कहना चाहूंगा, आपके घर में आटा आता है या गेहूं आता होगा? आटा या गेहूं आता होगा, कई घर में आटे वाला सिस्टम है, कई घर में गेहूं वाला सिस्टम है ना? अब आटा या गेहूं लाते हो तो पूरे साल भर का आटा एक साथ ले आओगे क्या? नहीं सर, आटे को संभालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है ना? तो फिर रोज रोज का खरीद के ले आओ, आज के 4 किलो आटा लगेगा, 3 किलो आटा लगेगा, ऐसे लाओ। नहीं सर, हम 10 दिन 15 दिन 12 दिन 20 दिन का आटा एक साथ मैनेज करते हैं, चाहे गेहूं से मैनेज करते हो तो भी, और आटा खरीदते हो तो भी 20 किलो 25 किलो जो भी आपका पैकेट आता है उतना आप पैकेट लेकर के आते हो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आइए इसको टेक्निकल वे में बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। एक नया पेज लीजिए अपनी कॉपी में, हेडिंग डालिए कॉस्ट अकाउंटिंग। हेडिंग डालिए कॉस्ट अकाउंटिंग, हेडिंग डालिए कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। चैप्टर प्रैक्टिकल है, ट्रिपल स्टार रेटिंग। ये चैप्टर एफएम की बुक में भी है, एफएम की बुक में इस चैप्टर को मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। यानी ये चैप्टर 20 मार्क्स का नहीं, 40 मार्क्स का हुआ, 20 का कॉस्टिंग में, 20 का एफएम में। तो एक ही दिन में पास होने का जुगाड़ करने की हम कोशिश, हम इस एक वीक पढ़ने वाले हैं, एक वीक पढ़ने के बाद इसका टेस्ट भी रहेगा। तो प्लीज चैप्टर को पढ़ करके और टेस्ट दे करके अपने 40 मार्क्स को श्योर करें, अपने मार्क्स छूट ना पाए, है ना? करें कोशिश। चलिए, इजी है सर, इंटरेस्टिंग है, आइएगा देखते हैं। करें शुरू। शांत शांत शांत, प्लीज डिस्कशन मत करें।
सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हिंदी में आर्थिक आदेश मात्रा। हिंदी में आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर ये क्या है? वो यूनिट्स जिनका हमें ऑर्डर देना है। साल भर में मुझे मान लीजिए 3500 यूनिट्स खरीदनी है, तो मैं 3500 यूनिट्स का एक साथ सिंगल ऑर्डर नहीं दूंगा। मैं 500 700 200 करके कुछ यूनिट्स का ऑर्डर देने वाला हूं। जितनी यूनिट का ऑर्डर मुझे सिंगल टाइम में देना है, प्रैक्टिकल समझ, एक बार में सप्लायर का फोन करूंगा, भाई साहब माल भेज दो, बोले भेज ना बाबा ना, रखने की जगह नहीं है, पैसा नहीं है इतना, प्लीज थोड़ी कम भेजिए। वो कम कितनी भेजनी है? एक एक करके मंगाएंगे नहीं, तो यूनिट्स फाइंड आउट कर जिसपे हमको कॉस्ट सबसे कम पड़े। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं, 2AO अपॉन सी का होल रूट, 2AO अपॉन सी का होल रूट, 2AO अपॉन सी का होल रूट। इस ए शब्द कई बुक्स अलग अलग नाम से पुकारती हैं, कई बुक्स आईओ कहती हैं, कई यू ए को कई बुक्स आई बोलती है, कई यू बोलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन हमारी बुक की एफएम की बुक तो ए बोलती है, कॉस्टिंग की बुक इसको शायद यू बोलती है, मैं चेक कर लेता हूँ, अलग अलग बुक्स अलग अलग। यस, कॉस्टिंग की बुक्स इसको यू बोलती है, यू, 2UO अपॉन सी का रूट, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में क्लैरिफाई करना है, ए का क्या, ओ का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है। करें शुरू। ओके, ये हमारा मेन फॉर्मूला हुआ EOQ का। यहां पे ए शब्द का मतलब एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड, वार्षिक कितनी मात्राएं हमको चाहिए। मैंने कहा साल भर में अगर 3500 यूनिट्स चाहिए तो 3500 हमारी एनुअल डिमांड हो गई। क्या एनुअल डिमांड पूरी का ऑर्डर एक साथ दे दें क्या? नहीं, आपके माइंड में यही फिट कर रहा हूं, एक साथ पूरा ऑर्डर नहीं देना। ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया इसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार करके माल लाने की लागत कितनी आएगी, हमारे यहां से जाना लेकर के आने में कितना पैसा आने वाला है, क्वेश्चन में दिया होता है। सी, कैरिंग कॉस्ट, सी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैरी करने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट। ने बोला था कि गार्ड की कॉस्ट आएगी, शायद सीसीटीवी लगाने पड़े माल को ध्यान रखने के लिए तो सीसीटीवी की कॉस्ट आएगी। कई माल ऐसा होता है जिसको डीप फ्रीजर में या कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है तो उसकी भी कॉस्ट आएगी। चूहों से बचा के रखना है तो उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट आएगी, बचा कर रखने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कितनी? पर यूनिट, एक यूनिट की और एक साल की, पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक साल रखने की कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिखना पी, पी परचेज प्राइस, प्राइस या परचेज कॉस्ट, कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ये परसेंटेज होती है हमेशा पी का, किसका? पी का। मान लीजिए परचेज प्राइस 10 रुपए है तो 10 रुपए का 2%, 3%, 4% कैरिंग कॉस्ट।
है ना। कैरिंग कॉस्ट के आगे परसेंटेज लगा हुआ है तो किसका परसेंटेज निकालना है, पी का परसेंटेज निकालना है। एक कैलकुलेशन, ये वाला नहीं, नॉर्मल, ये भी नहीं, मुझे क्या चाहिए वो मिल गया। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कोई और कैलकुलेटर प्लीज, चलो चला लेंगे। यस, प्लीज सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, प्लीज फोकस करें। मैंने बना लिया एग्जांपल, मैं एग्जांपल ही बना रहा था, फोकस प्लीज। एक एग्जांपल बनाया है मैंने। मेरी एनुअल डिमांड 30,000 यूनिट्स की है। साल भर में मुझे 30,000 यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल की। परचेजिंग प्राइस 10 रुपए है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपीज, यानी मुझे मार्कर चाहिए, मार्कर 10 रुपए का आता है। और ऐसे कितने मार्कर चाहिए एक साल में, 30,000 मार्कर चाहिए। एक मार्कर अगर मैं जाकर के चौड़ा रास्ता से मिलता है, चौड़ा रास्ते जाकर के लेके आता हूँ, सिटी जाकर के लेके आता हूँ, 50 रुपए का पेट्रोल जल जाता है। अगर एक मार्कर लाऊंगा तो भी 50 रुपए का जलेगा, 100 मार्कर लाऊंगा पेट्रोल तो 50 रुपए का जलने वाला है। यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपए एक बार जाकर के आने की। कैरिंग कॉस्ट 30%, किसका 30%, किसका 30%, नहीं बताया प्राइस का, आपको खुद को पता होना चाहिए 30% किसका होगा, प्राइस का। और प्राइस कितनी है आपकी, 10 रुपए, तो कैरिंग कॉस्ट कितने रुपए हो गई, 3 रुपए। फाइन। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, ई ओ क्यू, 2AO अपॉन सी का होल रूट, 2 इंटू 30,000 इंटू 50 अपॉन 3 का होल रूट। रूट निकालने के लिए टेंशन ना लें, आपकी कैलकुलेटर पे बटन है, कैलकुलेट प्लीज, कैलकुलेट प्लीज, और लिखना भी शुरू करें, नोट करिएगा प्लीज। स्टूडेंट्स रिप्लाई 1000 यूनिट्स। हाँ जी, इसका मतलब आपको साल भर में 30,000 यूनिट्स की जरूरत है। आप सारी यूनिट एक साथ नहीं मंगवाओगे, धीरे धीरे करके मंगवानी है, 1000 1000 1000, यानी सामने वाले सप्लायर को फोन करोगे, भाई साहब माल भेज दो, बोले 10,000 भेज दो ना बाबा ना, 1000 भेजो। जब 1000 खत्म होगी तो हम दोबारा ऑर्डर दे देंगे। यानी इस 1000 यूनिट्स को बोलते हैं बच्चों ऑर्डर साइज। क्या बोलते हैं, ऑर्डर का क्या साइज है आपके, ऑर्डर का साइज 1000 यूनिट्स है। हम 1000 1000 1000 1000 करके कितने ऑर्डर देंगे बताइए, कितने ऑर्डर दोगे साल भर में, 30 ऑर्डर देंगे तो तुम्हारी 30,000 यूनिट्स पूरी आ। 1000 से कम का ऑर्डर नहीं देना, 1000 से ज्यादा का ऑर्डर नहीं देना, 1000 से कम का ऑर्डर नहीं देना, 1000 से ज्यादा का ऑर्डर नहीं देना है। नोट कर लीजिए प्लीज। करें, इधर वाला पार्ट, फाइन। इस 1000 यूनिट पर आपको कॉस्ट सबसे पड़ेगी। मैं अगर डालना चाहूँ अब साल भर में कितने ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे, बोलिए साल भर में कितने ऑर्डर, 30। एक मिनट, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फोकस करें, एनुअल डिमांड
पूरे साल भर में कितनी यूनिट्स चाहिए थी? रिप्लाई प्लीज। 30,000, 30,000। ओके, और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 1000 यूनिट्स। यानी आप एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देंगे? 1000 का, यानी 1000 करके ऑर्डर्स दोगे। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 30 ऑर्डर्स। 1000 के 30 ऑर्डर देंगे तब 30,000 यूनिट्स बन आएंगे हमारे। एग्री? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आए आपके? 30। क्या 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 किया आपने? किसको किससे डिवाइड किया? एनुअल डिमांड 30,000 यूनिट्स को आपने अपनी ऑर्डर साइज यानी ईओक्यू से डिवाइड किया है 1000 यूनिट्स से, तभी तो 30 है। तो कैसे निकाले आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स? हम कहेंगे A डिवाइडेड बाय OS, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज कुछ भी हो सकती है, हम अभी क्या ले रहे हैं? ईओक्यू वाली ऑर्डर साइज ले रहे हैं। एनुअल डिमांड 30,000 यूनिट्स और ऑर्डर साइज हमारे पास 1000 यूनिट्स का है, तो 30 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। 30 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। अब सुनिए, आप में ख्याल आ सकता है सर आपने यहाँ OS क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा? 1000 यूनिट्स ईओक्यू था ना। सुनिए, जरूरी नहीं है कि मैं 1000 यूनिट्स का ही ऑर्डर दूं। मुझे 1000 यूनिट्स का ऑर्डर देने में सबसे सस्ता पड़ेगा। सर कैसे सस्ता पड़ेगा वो भी प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन 1000 यूनिट्स का अगर ऑर्डर देता हूं तो मुझे सस्ता पड़ेगा, मैं पर दे नहीं रहा। मैं हो सकता है 500 यूनिट्स के मेरे पास पैसे हो, 500 का ऑर्डर दूं। हो सकता है 1500 खरीदने का मन हो, 1500 खरीद लूं। ज्यादा खरीद लूं या कम खरीद लूं? कितने का आप ऑर्डर अभी दे रहे हो, दैट इज ऑर्डर साइज। सबसे सस्ता पड़ेगा, दैट इज ईओक्यू। मैं ईओक्यू वाला ऑर्डर दे भी सकता हूं और नहीं भी दे सकता। ईओक्यू तो सजेस्ट किया है को 1000 यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए। जो आप देते हो दैट इज ऑर्डर साइज। आप रियल में ऑर्डर कितने का दे रहे हो? बोले हम जो भी ऑर्डर, जितने भी यूनिट्स का ऑर्डर दें, 500, 700, 1000, 1500, 1200, वो ऑर्डर साइज। वापस रिपीट करूंगा, ईओक्यू एक ऐसा लेवल है जिस पर आपकी कॉस्ट सबसे कम आएगी, उतने का ऑर्डर आपको देना चाहिए। आपकी मर्जी हो, आप ईओक्यू का ऑर्डर दो या मत दो। आप जितनी यूनिट का रियल में ऑर्डर देंगे दैट इज ऑर्डर साइज। OS बोले तो ऑर्डर साइज लिख दीजिए, ऑर्डर साइज OS का मतलब। अच्छा, दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप, दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप। भाई अब 30 ऑर्डर देना है आपको एक साल में। साल में दिन कितने होते हैं? 365, 365। अब 30 ऑर्डर देने हैं। एक ऑर्डर आज दोगे, फिर दूसरा कुछ दिन बाद, दूसरा कुछ दिन बाद, तीसरा कुछ दिन बाद, चौथा कुछ दिन बाद, तो दो ऑर्डर के बीच टाइम का गैप कितना आएगा वो निकालना है आपको। अगर मैं कहूं साल भर में 12 ऑर्डर देने हैं, साल भर में 12 ऑर्डर देने, तो दो ऑर्डर के बीच टाइम गैप 1 महीना। एक ऑर्डर आज, फिर एक महीने बाद एक ऑर्डर, दूसरे महीने बाद दूसरा ऑर्डर, तीसरा महीने बाद तीसरा ऑर्डर। साल भर में आपको 24 ऑर्डर देने, तो 15-15 दिन में गैप में ऑर्डर दे दोगे? यस नो? इस तरह का ही तो होगा। मेरे को अभी साल भर में कितने ऑर्डर देने हैं? 30 ऑर्डर देने हैं। तो एक और फॉर्मूला बनता है, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। दो ऑर्डर्स के बीच में कितने टाइम का गैप आएगा, यानी आज एक ऑर्डर दिया, अगला ऑर्डर कितने दिन बाद दोगे? मैंने कहा 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 365 डिवाइडेड बाय 30, 12.6, 616, 12.16, ओके, 12.17 डेज अप्रॉक्स। सही बोला है मैंने? लगभग। और हम इसे 12.7 डेज होते नहीं है, तो या तो 13 डेज बोल दे या 12 डेज बोल दे, कुछ भी बोल सकते हैं ना। 13 डेज। डेज नेक्स्ट में लेके जाते हैं, डेज कभी पीछे नहीं आते ना, डेज कभी पीछे नहीं आने चाहिए। 12.1 भी हो गया तो 13 में आप एंट्री मार चुके हैं। डेज कभी पीछे नहीं आते, डेज रुपीज में नहीं होते ना, डेज डेज होते हैं। रात 12:01 में डेट पूरी आ जाती है, या ऐसे आती है डेट 13:30 डेट? पूरी डेट ही तो आएगी। टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, तो ये दोनों हमने बनाए हैं, बना लिया अपन। ठीक है, आपका कोर फॉर्मूला ईओक्यू है। ईओक्यू पे प्रैक्टिस से पहले आपको प्रूव करके दिखाता हूं, सुनिएगा जरा। हमको साल भर में कितनी यूनिट चाहिए थी?
लाउडली रिप्लाई, लाउडली। 30,000, 30,000 यूनिट चाहिए थी। ईओक्यू क्या सजेस्ट करता है? 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दीजिए, इस पर आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। आइए सस्ता का मीनिंग क्या है, क्या होता है सस्ता, आइए उसको देखते हैं। ये आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे बोर्ड से सारा डेटा रब करना पड़ेगा, मिटा दे। ओके, परचेजिंग, सॉरी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने में आपके तीन अलग अलग तरह की कॉस्ट का इंक्लूड, तीन अलग अलग इंक्लूड किया जाता है। सुनिएगा जरा। परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट तो माल को खरीदने की कॉस्ट हुई, मैंने ये मार्कर्स खरीद लिए दुकान से तो परचेजिंग कॉस्ट गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब इन मार्कर्स को यहां पर लाने की जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं, लाना पड़ेगा। प्लस कैरिंग कॉस्ट, लाने के बाद उनको संभाल करके रखना भी पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट वगैरह इसके अंदर आती है। आई रिपीट, खरीदना, लाना और रखना, तीनों को मिला करके टोटल परचेजिंग कॉस्ट बनती है। अगर मैं कहूं हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे खरीदना, लाना और रखना तीनों कॉस्ट हमारी अराइज होती है। अगर हम अपने विंटर वियर्स को लेकर के आए तो विंटर वियर्स की खरीदने की कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट है। उनको जाने के लिए जो पेट्रोल जलाना पड़ा, अपना दिन वेस्ट करना पड़ा, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। और लाने के बाद संभाल करके उन्हें रखना कैरिंग कॉस्ट है। वरना हमारे फ्रेंड्स की नजर पड़ी ले जाएंगे। तो इन तीनों को टोटल बोल देते हैं। टीसी इक्वल्स टू टीसी प्लस ओसी प्लस टीसी। टोटल कॉस्ट को हमने लिख लिया, लिखते जाएं प्लीज साथ साथ। अब यहां पर मैं परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकलती है वो लिखना चाहूंगा। ए मल्टीप्लाई बाय पी से परचेजिंग कॉस्ट आती है। ए बोले तो एनुअल डिमांड, पी बोले तो परचेज प्राइस जो थी, परचेज प्राइस थी। ए अपॉन ऑर्डर साइज इंटू ओ, ए अपॉन ऑर्डर साइज इंटू ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। खुला खुला लिखें प्लीज, लाइन करके लिखें। अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं हम, ये नोट्स एरिया ही तो है। ए अपॉन ऑर्डर साइज इंटू ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। याद हो जाएगा, टेंशन नॉट, अभी करवाएंगे याद, अभी पहले समझे तो सही। ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी, इससे आती है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ए अपॉन ओ एस इंटू ओ एस अपॉन 2 इंटू सी। ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास है। इन तीनों फॉर्मूलाज को मर्ज करके हमारे पास आती है कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। प्रूव करना चाहता हूं कि 30,000 यूनिट को खरीदने के लिए 1000 के ऑर्डर देते जाएंगे यूनिट्स के, तो हमको सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर आपने 1000 से थोड़ी सी यूनिट्स कम करी, 800 करके मंगाई, तो आपको बार बार जाना पड़ेगा और यानी ज्यादा बार जाना पड़ेगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपने 1000 से ज्यादा यूनिट का ऑर्डर दिया, 1200 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ये बोर्ड पे फोकस कर। एनुअल डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड कितनी है? लाउडली प्लीज रिप्लाई दिया करो। क्लास में अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मजा नहीं आने वाला, यानी टू वे करें। और एनुअल डिमांड मेरी थी, अभी ऑर्डर कितनी यूनिट्स का देना चाहता हूं। अगर मैं ऑर्डर देना चाहता हूं ईओक्यू का, ईओक्यू बोले तो 1000 यूनिट, जो फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा था उसी के मैं ऑर्डर देना चाहता हूं। प्लीज देखेंगे, इफ ऑर्डर साइज हम ईओक्यू वाली ही रख रहे हैं बोले तो 1000 यूनिट्स रख रहे हैं। अगर मैं ईओक्यू रख रहा हूं, प्लीज ऑर्डर साइज 1000 यूनिट, बोर्ड पे प्लीज। टीसी इक्वल्स टू, सभी लोग बोर्ड पे, ए इंटू पी, एनुअल डिमांड रिप्लाई 30,000। परचेज प्राइस कितने का रहा था? एक मार्कर 10 रुपए का एक मार्कर आ रहा था, प्लस एनुअल डिमांड
30,000 यूनिट्स है, कितने कितने का ऑर्डर देना है आपको? 1000 का ऑर्डर देना। ऑर्डर साइज, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपए थी, ऑर्डर रास्ता जाकर आने की कॉस्ट, ठीक है, प्लस ऑर्डर साइज कितने का दे रहे हो आप? 1000 का, डिवाइड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट 3 रुपए थी ना, ठीक है। सुनिएगा जरा, अगर 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 मैं ऑर्डर साइज ईओक्यू ही रखता हूं तो हमेशा 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 ओसी और सीसी बरोबर आएगी, मैच करेंगे, ओसी और सीसी बरोबर आएंगे, मैच करेंगे। चल चेक करते हैं। 3 लाख रुपए ये आ गया, प्लस 1500, और ये 1500, एक 1500 आ रहा है, एक 1500 आ रहा है। सेम आ रहे क्या दोनों? सेम आएंगे हमेशा अगर ईओक्यू पे मैनेज करोगे तो। एंड टोटल कॉस्ट विल बी 3,03,000 रुपए, 303,000। लिखते जाइए प्लीज साथ साथ। डन, ओके। मैंने थोड़ी जगह बनाई, और जगह तो बनाने से बनती है। इफ ऑर्डर साइज इफ ऑर्डर साइज, अब मैं बुक नहीं सुन रहा, अब मैं नहीं मान रहा ईओक्यू वाले लेवल को। 1000 यूनिट्स मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। इन्होंने बोला था 1000 का तो सबसे सस्ता पड़ेगा, मैं कहता हूँ आज नहीं है। चलो अब 1000 से थोड़ा कम का ऑर्डर देंगे, और फिर थोड़ा 1000 थोड़ा ज्यादा का ऑर्डर देंगे। पहले कम का देके देख लेते हैं, बताइए 1000 से कम कितना करूं? 800 यूनिट से सजेस्ट, 200 यूनिट कम करके सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर लो। 1000 से कम 1 यूनिट भी कम करोगे ना तो भी मैं प्रूव करके देखते हैं। 800 यूनिट्स अगर मेरा ऑर्डर साइज रखते हैं, अभी 800 ईओक्यू तो नहीं है ना, ईओक्यू तो 1000 ही था ना, 800 ईओक्यू नहीं है, हम उससे कम का ऑर्डर दे रहे हैं। चेक करते हैं क्या होने वाला है। कम का ऑर्डर देंगे, एक मिनट सुनो सुनो, कम का ऑर्डर देंगे, कॉमन सेंस से सोचना, कम का ऑर्डर दोगे तो बार बार जाके आना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और रखना कम पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। भाई कम यूनिट का ऑर्डर दोगे तो कैरिंग, कम यूनिट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी और ऑर्डर जाएगी। देखते हैं क्या होने वाला है। टीसी इक्वल्स टू ए इंटू पी, ए इंटू पी, ये लीजिए ए इंटू पी बोर्ड पे आ गया, ए इंटू पी बोर्ड पे आ गया 1010, ए अपॉन ओ एस इंटू ओ, ए 30,000, ऑर्डर साइज 1000 नहीं 800, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपए। ऑर्डर साइज 800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी 3 रुपया। कैलकुलेटर 3 लाख रुपीस प्लस 1800, 1875, पहले 1500 लग रही थी, बढ़ गई ना, और ये 1500 लग रही थी जो कम हो गई 1200, 303075, सही बोल रहा हूँ क्या? 303075, हाँ जी, थोड़ा गया है इतना, 5 रुपीज बढ़ गया ना, वैसे बढ़ गया नहीं बढ़ गया? सर आपने तो कहा था दोनों सेम आएंगी, मैंने कहा था ईओक्यू पे दोनों सेम आएंगी, यूनिट्स कम करोगे ज्यादा करोगे तो फिर सेम आने वाली नहीं है, ठीक है। वंस मोर, इफ
इफ ऑर्डर साइज कुछ भी ले लो 1200 यूनिट्स 1200 साइज हम कितनी रखे बच्चों 1200 यूनिट्स अगर हम ऑर्डर साइज रखते हैं तो क्या होने वाला है ये चेक कर लेते हैं टोटल कॉस्ट पीसी ए इंटू पी आएगा 30,000 इंटू 10 ए इंटू पी आएगा 30,000 इंटू 10 ए अपॉन ओ एस हाँ मुझे पता लग रहा है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है अभी कहां से होंगे समय लगता है फॉर्मूले याद होने में बट हम काम तो जानेंगे ए अपॉन ऑर्डर साइज इज 1200 ना दिस टाइम आज सॉफ्टवेयर आपके माइंड में डाउनलोड करेंगे कल इंस्टॉल हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 50 और ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू सी कैरिंग कॉस्ट है 3 रुपया सॉल्व कर लेते हैं रुपए 3 लाख 1250 इस बार 1500 से कम हो गया है और ये 1800 पूरा ओके 303050 50 रुपए बढ़ गई कॉस्ट क्या कुछ समझ आ रहा है आइए क्या क्या कंक्लूजन निकाले मैं समझता हूँ 30,000 is the annual demand, the EOQ is the 1,000 units, EOQ हमारी 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो सबसे सस्ता आएगा, ये मैंने कहा था, ये देख लिए 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया 3,03,000 रुपए, थोड़ा यूनिट्स कम 3,03,075 रुपए 75 ज्यादा हुआ और कम यूनिट्स बढ़ाई तो 3,03,050 रुपए। सर ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? परचेजिंग कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा पड़ रहा, वो 3 लाख की 3 लाख ही है, फर्क क्या पड़ रहा है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। अगर यूनिट्स कम करी तो बार बार जाना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूनिट्स करी तो कम बार जाना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। देखो 1500 से बढ़ गई और 1500 से कम हो गई। अगर कम यूनिट का ऑर्डर देते हो तो रखना कम पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी। ये देखिए ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर देते हो तो संभालना देना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई। और अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट ईओक्यू पर सबसे सस्ती आती है और ईओक्यू से ज्यादा और कम करोगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो हमें हमेशा ऑर्डर कितनी यूनिट्स का देना है? ईओक्यू वाले यूनिट्स का ऑर्डर देना है। अब बताइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये टॉपिक आपके लाइफ में काम आएगा या नहीं आएगा? प्रैक्टिकली आएगा नहीं आएगा? घर में काम आएगा नहीं आएगा? घर में भी आएगा। तो क्या घर में हमारी मम्मा जो सामान मंगाती है सोच के मंगाती है? नहीं नहीं, हमारी मम्मा तो आर्ट से पढ़ी हुई है, साइंस से पढ़ी हुई है, या पढ़ी हुई नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हमारी मम्मा को ने अगर कॉमर्स से पढ़ी होगी तो उनको ये फंडे याद होंगे? नहीं, उन्होंने ठोकर खा के सीखा है। ज्यादा सामान मंगा लेती हैं तो सामान खराब हो जाता है, कम मंगा लेती हैं तो पापा डांटते हैं कि बार बार ऑर्डर क्यों देती हो, एक बार में लिस्ट बना के नहीं दे सकती क्या? ये तो सबके घर की कहानी है, सबके घर की कहानी है तो है ना। तो बोले मम्मा सोच समझ के ऑर्डर का लिस्ट बनाती है और उस ऑर्डर की लिस्ट में वो ईओक्यू को फॉलो करती है कि कितना काम सामान कब काम आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया जाएगा। अब मैगी एक साथ ऑर्डर दे तो अपन तो एक रात में चपेक जाए, तो वहां पे उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी मैगी ऑर्डर देनी है। तो प्लीज शांत रहिए, प्लीज फोकस करें इस बात पर। अच्छी क्लास में हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ लेवल ऑफ ऑर्डर साइज दैट विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल, जो कि सबसे सस्ता पड़े। एक ऐसी ऑर्डर साइज, पूरी क्वांटिटी को एक साथ नहीं मंगाना। 30,000 नहीं मंगाई हमने एक साथ, हम 1000 करके मंगा रहे हैं। 1000 कहां से आया? ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला 2AO सी का रूट। तो ए है, इसको आपकी बुक यू लिखती है, मैं ए पर प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चे कॉस्टिंग में यू पढ़े और एफएम में ए पढ़े। हम दोनों में ए ही पढ़ के चलेंगे और ए को क्लैरिफाई कर देंगे। ए मींस एनुअल डिमांड, सुन ले एग्जामिनर बताएंगे ना। अगर आपने ए ओ अपॉन सी लिख के आ गया और उसको क्लैरिफाई नहीं किया तो मार्क्स कटेगा, कटेंगे कटेंगे। बच्चे कहते हैं हमारे मार्क्स हम तो पूरा करके आए हैं। कहाँ एक्सप्लेन किया आपने फॉर्मूला को? एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द ए, व्हाट इज द ओ, व्हाट इज द सी, व्हाट इज द पी, क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा। और मैं कहा अगर आप ऑर्डर साइज ईओक्यू वाला देंगे तो सबसे सस्ता पड़ेगा, उसके लिए आपने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला ये था। अच्छा भाई आ गया आ गया।
टोटल कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कैरिंग, हमारा यही है कि हमें ये फॉर्मूले को याद करना है। जो याद नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा। A इंटू पी, ए अपॉन ओ एस इंटू ओ एस अपॉन 2 इंटू पी। ये फॉर्मूला कैसे बना, इस पर भी जाना चाहे तो जा सकते हैं हम। ये कह सकते हैं ये एनुअल डिमांड है, ये ऑर्डर साइज है। 30 हजार के ऑर्डर दोगे, हजार यूनिट्स करके, तो कितने ऑर्डर होंगे? 30 ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर की कॉस्ट 50 रुपए है, तो 30 बार जाना पड़ेगा, तो 1500 रुपए की कॉस्ट बन के आ गई। कैरिंग कॉस्ट की बात करें, 1000 यूनिट्स आप एक बार में खरीद के लाओगे, तो ऐसा थोड़ी 1000 की 1000 हमेशा पड़ी रहेंगी। इन्होंने कहा 1000 का एवरेज कर लो, आधा कर लो, 500 यूनिट्स ऑन इन एवरेज पड़ी रहती है। कभी 800 भी रहती होंगी, कभी 300 भी रहती होंगी, क्योंकि माल बनने भी तो जाता होगा, है ना। तो इन्होंने कहा एवरेज कर लो, आधा कर लो, और फिर कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये फॉर्मूले ऐसे बने हैं, पर हमें बनने से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूले बनाने वाले बनाकर हमारे लिए छोड़ गए, बोले तुम पढ़ते रहना। ठीक है, तो आज के लिए हम कोई क्वेश्चन कर, आज हमने देखा है बुक का इंडेक्स, उसके अंदर यूनिट सिस्टम, यूनिट्स की स्टार रेटिंग व्हाट्सएप पर आ गई होंगी, है ना, बिल्कुल आ गई होंगी, है ना। जिनके पास नहीं आई है प्लीज डिमांड कर लीजिएगा, रिसेप्शन से बोल दीजिएगा, रिसेप्शन आपकी मदद करेगा। ठीक है, हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, हम चलते हैं इनकम टैक्स की तरफ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये क्लास ऑनलाइन अवेलेबल होगी, रिसेप्शन आपकी मदद करेगा उसके लिए।